हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का वेलकम करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट 2 और ये आपका है पार्ट नंबर 2 लेक्चर। तो इसी पार्ट में आपका पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट 2 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट 2 का नोट्स चाहिए तो आपकी स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पे आपको गूगल पेमेंट करना है 20 रुपीज और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आपको भेज देना है और आपको नोट्स वहीं पे मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए, कल हमने डिस्कस किया था क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपका है पार्ट 2 लेक्चर। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि SOA क्या होता है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसका प्रिंसिपल, इसका कंपोनेंट, और यहाँ पे वेब सर्वर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसकी टाइप हमने देखा था कि SOAP क्या होता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं REST के बारे में और पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल के बारे में, और यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन क्या होता है और इसके टाइप क्या होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, REST वेब सर्विस क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो REST का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ये क्या करता है, यह जो है आर्किटेक्चर स्टाइल को, डिजाइनिंग को, फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू किसी एप्लीकेशन की सर्विस को डिजाइन किया जाता है। एक बार फिर से सुनिए, REST का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। ये क्या करता है, यह जो है आर्किटेक्चर स्टाइल को प्रोवाइड करता है, डिजाइनिंग को, फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू किसी एप्लीकेशन के सर्विस को डिजाइन किया जाता है। तो यह आपका हो गया REST वेब सर्विस। अब यहाँ देखिए, REST वेब सर्विस जो है, यह जो है कई सारे कॉन्स्टेंट का क्या होता है, एक सेट होता है। अभी आप लोग पढ़ेंगे आगे इसका कॉन्स्टेंट, जैसे कि आपका हो गया यूनिफॉर्म इंटरफेस, स्टेटलेस हो गया, कैचेबल हो गया, क्लाइंट सर्वर हो गया, ठीक, लेयर सिस्टम हो गया, कोड ऑन डिमांड हो गया। अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो इन सभी कॉन्स्टेंट का सेट होता है कौन, REST होता है। तो इन सभी कॉन्स्टेंट का यूज किया जाता है लाइट वेट को, स्केलेबल को और वेब सर्विस की मेंटेन को क्रिएट करने के लिए। तो REST इन सभी को क्रिएट करके कम्युनिकेशन को इजी बनाता है क्लाइंट के बीच में, और जो भी यहाँ होता है सर्वर, इनके बीच में कम्युनिकेशन को इजी बनाता है। अब यहाँ देखिए, नीचे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है क्लाइंट है और यहाँ पे है वेब सर्वर। एक चीज़ आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा और देखिए कि वेब सर्वर पे जो भी यहाँ होते हैं क्लाइंट होते हैं और जो भी यहाँ होता है सर्वर, तो इनके बीच में जो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रहा है और यहाँ पे रिस्पॉन्स हो रहा है, तो इनके बीच में मैसेज ट्रांसफर किस तरह से होगा, मैसेज ट्रांसफर किस तरीके से होगा, इनके बीच में डिजाइनिंग कोडिंग कैसे होगा, तो इन सभी के बारे में डिजाइनिंग करने का काम कौन करता है, REST करता है। ठीक, तो यहाँ पे क्लाइंट है, इसको जिस सर्विस की नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, डिमांड होगी, तो उसको यूज करने के लिए यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल का यूज करके यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा और यहाँ पे वेब सर्वर की तरह से यहाँ पे रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो ये आपका हो गया REST। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट, इसका यूज किया जाता है वेब सर्विस को इंप्लीमेंट करने के लिए। और यहाँ देखिए, इंटरेक्शन इज दी REST बेस्ड सिस्टम हैपन थ्रू दी HTTP। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रिक्वेस्ट हो रहा है HTTP रिक्वेस्ट और यहाँ पे HTTP रिस्पॉन्स हो रहा है। अब यहाँ देखिए, जितने भी होते हैं वेब सर्विस वह जो है REST पे बेस होते हैं। तो अगर यहाँ पे वेब सर्विस REST की आर्किटेक्चर को फॉलो करेगा तो उसे बोला जाता है क्या, रेस्टफुल सर्विस बोला जाता है। अब यहाँ देखिए, रेस्टफुल वेब सर्विस का यहाँ पे पर्पज क्या होता है, तो वेब सर्विस को इफेक्टिव बनाने के लिए, REST वेब सर्विस का मेन पर्पज होता है और इसीलिए इसको डेवलप किया जाता है। अब यहाँ देखिए, सन 2000 में रॉय फील्डिंग ने REST को डेवलप किया था। और यहाँ देखिए, हु आल्सो डेवलप दी HTTP प्रोटोकॉल, यानी कि रॉय फील्डिंग ने 2000 सन में इसको डेवलप किया था और यहाँ पे इसको भी डेवलप किया था। और यहाँ देखिए, सबसे मुख्य बात, REST किसी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल पे डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि ये कई सारे प्रोटोकॉल का यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ देखिए, REST का कैरेक्टरिस्टिक्स, एक सेकंड देखिए, REST का कैरेक्टरिस्टिक्स ये क्या होता है, स्टेटलेस सर्वर होता है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो है एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल पे डिपेंडेंट नहीं होता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं
कि JSON और यहाँ पे XML को यह सपोर्ट करता है। और SOAP से क्या होता है, सिंपल होता है। आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिखिएगा, जो भी यहाँ पे होता है वेब सर्विस होता है, ये दो टाइप होता है, REST और SOAP। कल मैंने बताया था आपको। तो SOAP सिंपल होता है और इसके पास बहुत ही वेल मेंटेन डॉक्यूमेंट होता है दैट रिफ्लेक्ट ईच चेंज इन दी आर्किटेक्चर ऑफ दी रेस्ट। और यहाँ देखिए क्लाइंट और सर्वर सर्विस, इसको जो है सिंपल अप्रोच होता है जिसकी सहायता से क्लाइंट और यहाँ पे सर्वर सर्विस को यहाँ पे बिल्ड किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। तो आप लिखेंगे इट इज़ सिंपल अप्रोच, ये बहुत ही सिंपल अप्रोच होता है टू बिल्ड दी क्लाइंट एंड द सर्वर सर्विस। और यह जो है प्रोटोकॉल को फॉलो करता है जैसे कि HTTP और यहाँ पे HTTPS और यहाँ पे FTP। और यह जो है सर्वर साइड एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए एक ऐसे वे को प्रोवाइड करता है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वही चीज़ जो मैंने पीछे बताया, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि यह जो है डिजाइनिंग और यहाँ पे आर्किटेक्चर स्टाइल को प्रोवाइड करता है जिससे किसी एप्लीकेशन के सर्विस को यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। तो आप लिखेंगे इट इज़ बेस्ड ऑन दी आर्किटेक्चर स्टाइल फॉर दी डिजाइन सिंपल लाइट वेट एंड दी डिस्ट्रीब्यूटेड वेब सर्विस कंपेयर टू दी SOAP। इसका एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, गूगल ग्लास API, अमेजॉन वेब सर्विस और यहाँ पे एटम हो गया और यहाँ पे हो गया टेस्ला मॉडल S। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दी REST सिस्टम। अब यहाँ देखिए कि REST का कॉन्स्टेंट कौन कौन सा होता है। तो यहाँ पे क्लाइंट सर्वर हो गया, स्टेटलेस सर्वर हो गया, कैचेबल हो गया, यूनिफॉर्म इंटरफेस हो गया और यहाँ पे लेयर सिस्टम हो गया। तो क्या है, REST के कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ देखिए REST का पहला कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म इंटरफेस। ये क्या होता है कि यूनिफॉर्म वे ऑफ दी इंटरेक्टिंग या फिर इंटरेक्शन होना चाहिए, यानी कि क्लाइंट के बीच में और सर्वर के बीच में कोई भी डिवाइस, कोई भी एप्लीकेशन या फिर प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए। देखिए पहले क्या होता था कि क्लाइंट के बीच में और यहाँ क्या है, सर्वर है, तो इनके बीच में यहाँ पे एक डिवाइस होती थी और इसके थ्रू यहाँ पे रिक्वेस्ट होगा और यहाँ पे रिस्पॉन्स होगा। यानी कि अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ क्या है, डिपेंडेंसी है। तो इस डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए, एंड करने के लिए यहाँ क्या है, यूनिफॉर्म इंटरफेस। यानी कि यह जो है क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी यहाँ पे डिपेंडेंसी होती है उसको ये ख़त्म करता है, एंड करता है। यानी कि यह जो प्रोवाइड करता है क्या, क्लाइंट और सर्वर के बीच में यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू यहाँ जो यूजर होता है, क्लाइंट होता है, सर्विस को एक्सेस करता है। तो यह आपका हो गया यूनिफॉर्म इंटरफेस। इसमें जो है क्लाइंट और सर्वर के बीच में कोई भी डिवाइस, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं होती है और डिपेंडेंसी को यह ख़त्म करती है। सो दिस इज दी यूनिफॉर्म इंटरफेस। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए REST का दूसरा कॉन्स्टेंट स्टेटलेस होता है। इसमें क्या होता है, क्लाइंट के बीच में और सर्वर के बीच में जो भी यहाँ पर इंटरेक्शन होती है, तो इस इंटरेक्शन की जितनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है वह क्लाइंट होल्ड करता है लेकिन सर्वर होल्ड नहीं करता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नॉट स्टोर एनीथिंग रिलेटेड टू दी सेशन, जबकि सारा इन्फॉर्मेशन रेस्ट में क्लाइंट क्या करता है, होल्ड करता है या फिर इंक्लूड करता है। ठीक, अब जो भी इन्फॉर्मेशन ये होल्ड करेगा, जैसे कि आपको हो गया क्लाइंट आईडी हो गया या फिर रिक्वेस्ट आईडी हो गया, तो इस इन्फॉर्मेशन को होल्ड कौन करता है, क्लाइंट करता है। अब आगे देखिए, आगे आपका है कैचेबल। ये क्या होता है, एवरी रिस्पॉन्स शुड इंक्लूड वेदर द रिस्पॉन्स कैचेबल आर नॉट एंड फॉर हाउ मच ड्यूरेशन रिस्पॉन्स कैन बी कैच्ड एट द क्लाइंट साइड। यानी कि रिस्पॉन्स होने में कितना समय लगा, यहाँ है क्लाइंट, यहाँ सर्वर, तो यहाँ इसने रिक्वेस्ट किया और यहाँ इसने रिस्पॉन्स किया, तो रिस्पॉन्स होने में कितना समय लगा। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद यहाँ रिस्पॉन्स होने का कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे कि आप कोई भी बैंकिंग एप्लीकेशन का यूज़ करते हो, कोई भी बैंकिंग एप्लीकेशन का यहाँ पे यूज करते हो, तो एक पर्टिकुलर टाइम तक यहाँ पे लॉगिन रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 मिनट के बाद यहाँ पे लॉगिन नहीं रहेगा, तो आप लोग यहाँ देखेंगे कि जैसे यहाँ पे 10 मिनट होता है तो यहाँ पे यह ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसे मांगता है OTP, तो वहाँ पे नंबर यहाँ काउंट होता है 1 2 3 4 5। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया 100, तो 100 के बाद अगर आप यहाँ पे उसका OTP नंबर देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स देना होता है। सो दिस इज दी कैचेबल। अब आगे देखिए,
अब यहाँ देखिए REST का अगला कॉन्स्टेंट क्लाइंट सर्वर होता है। इसका मतलब क्या है कि REST एप्लीकेशन इसके पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होना चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें क्लाइंट होता है और यहाँ पे सर्वर होता है। तो क्लाइंट को जिस सर्विस की नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, डिमांड होगी, तो उसको यूज करने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा और यहाँ से इसको रिस्पॉन्स मिल जाएगी। अब यहाँ देखिए क्लाइंट को बिजनेस लॉजिक के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं होती है और उसी प्रकार से जो भी यहाँ पे सर्वर होता है, सर्वर को फ्रंट एंड के बारे में जानने की कोई भी नीड, कोई भी रिक्वायरमेंट, कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ देखिए REST का अगला कॉन्स्टेंट लेयर सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी सर्विसेज परफॉर्म हो रही हैं वह जो है एक लेयर सिस्टम में होना चाहिए, एक मल्टीपल लेयर में कंपोज होना चाहिए। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट आप लिखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सर्विस 1 है, यहाँ पे सर्विस 2 है, यहाँ पे सर्विस 3 है और यहाँ पे सर्विस 4 है। अब जो सर्विस 2 है यह जो है सर्विस 3 की इन्फॉर्मेशन को और यहाँ पे सर्विस 1 की इन्फॉर्मेशन को होल्ड करेगी, लेकिन सर्विस 4 की इन्फॉर्मेशन को होल्ड नहीं करेगी। जैसे मान लो अगर यहाँ पे सर्विस 2 के इन्फॉर्मेशन में हमें कोई एडिशन करना है, जोड़ना है, तो आप जो है अगले लेयर से जो भी यहाँ पे सर्विस है उसकी सहायता से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये आपका हो गया लेयर सिस्टम हो गया, यानी कि इसमें जो भी सर्विसेज परफॉर्म हो रही हैं वह जो है एक लेयर सिस्टम में, एक मल्टीपल लेयर में कंपोज होना चाहिए। सो दिस इज दी लेयर सिस्टम। तो जो मैंने बोला वही सारा चीज़ें आप यहाँ पे लिखा गया है। देखिए अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए REST का अगला कॉन्स्टेंट वो है कोड ऑन डिमांड। तो यह जो है ऑप्शनल फीचर होता है। इसमें सर्वर जो है क्लाइंट को सर्विस की कोड को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। देखिए यहाँ पे है क्लाइंट और यहाँ पे सर्वर। तो क्लाइंट को जिस सर्विस की नीड होगी तो उसको यूज करने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा और ये सर्वर जो है इसको सर्विस को प्रोवाइड करेगा, लेकिन इसके कोड के बारे में इस क्लाइंट को प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब यहाँ पे क्लाइंट को उस सर्विस के कोड के बारे में नीड है, रिक्वायरमेंट है या फिर डिमांड है, तब यहाँ पे सर्वर उस सर्विस के कोड को यहाँ पे प्रोवाइड करेगा क्लाइंट को। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि यह एक ऑप्शनल फीचर होता है। इसमें सर्वर क्लाइंट को सर्विस के कोड को प्रोवाइड करता है। इसका एग्जांपल जैसे कि यहाँ हो गया जावा सर्वलेट हो गया और यहाँ पे सर्वर साइड स्क्रिप्ट हो गया और यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट हो गया। तो यहाँ पे जब यहाँ पे क्लाइंट को नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, डिमांड होगी, तब यहाँ पे कोड ऑन डिमांड में यहाँ पे सर्विस के कोड को क्लाइंट को प्रोवाइड किया जाएगा। सो दिस इज दी कोड ऑन डिमांड। अब आपका पूरा REST का कॉन्स्टेंट कंप्लीट हो चुका। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कि पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल क्या होता है। ये आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल को क्यों डेवलपमेंट किया गया, वाई डेवलप एंड वाई रिक्वायरमेंट ऑफ दी पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल। देखिए यहाँ क्या है, क्लाइंट है और यहाँ क्या है, सर्वर है। तो क्लाइंट को जिस सर्विस की नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, डिमांड होगी, तो उस सर्विस को यूज करने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा और यहाँ से इसको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ देखेंगे कि जब तक क्लाइंट को यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं मिल जाता है तब तक क्लाइंट अगले सर्विस को यूज करने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं कर सकती है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ क्या है, यहाँ पे वेटिंग है, यहाँ पे डिपेंडेंसी है। तो इसी वेटिंग को, इसी डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए यहाँ पे एक मॉडल आता है जिसका नाम है PUB या फिर SUB मॉडल, यानी कि पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल आता है। इसकी सहायता से एक ही टाइम पे कई सारे क्लाइंट सर्विस को यूज कर सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि PUB SUB मॉडल का आर्किटेक्चर क्या होता है, फिर देखेंगे इसका वर्किंग कैसे होता है। देखिए ये आपका है पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल का आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है, PUB और यहाँ पे SUB मॉडल में यहाँ होते हैं दो कंपोनेंट होते हैं। पहला यहाँ होता है पब्लिशर जो कि सर्विस को ब्रॉडकास्ट करता है या फिर सर्विस को क्रिएट करता है, और यहाँ पे दूसरा होता है सब्सक्राइबर होता है। ये क्या करता है, सर्विस को रिसीव करता है। तो यहाँ पे दो होते हैं कंपोनेंट, एक होता है पब्लिशर और एक होता है यहाँ पे सब्सक्राइबर। ये दोनों लोग यहाँ पे एक एजेंट की तरह यहाँ पे काम करेंगे, पब्लिशर और यहाँ पे सब्सक्राइबर। अब यहाँ देखिए यहाँ पे एक और चीज़ होता है जिसका नाम है सब्जेक्ट या फिर चैनल। ये क्या होता है, तो चैनल क्या है, एक मीडियम है, यानी कि
जो यहाँ पे पब्लिशर होता है इस चैनल को क्रिएट करके या फिर इसी चैनल के माध्यम से सर्विस को यहाँ से ब्रॉडकास्ट करता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो भी चैनल है इस चैनल को कई सारे होते हैं सब्सक्राइबर होते हैं, कई सारे यहाँ पे सब्सक्राइबर होते हैं जो कि इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहते हैं। जैसे कि मेरा चैनल है और आप लोग सब्सक्राइब किए हो, तो अगर यहाँ पे पब्लिशर यहाँ पे सर्विस को अपलोड करेगी और एक बात यहाँ पे कई सारे होते हैं पब्लिशर, एक ही यहाँ पे पब्लिशर नहीं होगा, यहाँ पे कई सारे पब्लिशर होते हैं जो कि यहाँ पे इस चैनल को बना करके यहाँ पे सर्विस को यहाँ पे अपलोड करेंगे और जो लोग यहाँ सब्सक्राइबर इसको सब्सक्राइब किए रहेंगे उसको यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसके माध्यम से एक ही समय में कई सारे सब्सक्राइबर इस सर्विस को यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि पब्लिशर और यहाँ सब्सक्राइबर ये दोनों आपस में ये नहीं है कि यहाँ पे अवेयर होना चाहिए, डोंट नीड अवेयर पब्लिशर एंड दी सब्सक्राइबर। ठीक, अब यहाँ देखिए, इस चैनल का यहाँ पे कुछ रूल भी होता है और इसका सब्सक्रिप्शन होता है, यानी कि अगर यहाँ पे पैसे में देना चाहे तो पैसे में देगा या फिर यह फ्री में सर्विस को प्रोवाइड कर सकता है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ क्या है, पब्लिशर है और यहाँ क्या है, सब्सक्राइबर है। पब्लिशर क्या कर रहा है, एक चैनल के माध्यम से सर्विस को ब्रॉडकास्ट कर रहा है। ठीक, और इसकी सहायता से एक ही समय में कई सारे सब्सक्राइबर सर्विस को यूज कर सकते हैं और यहाँ पे वेटिंग नहीं होगी और यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं होगी। सो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ द पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल, जिसको यहाँ पे PUB और यहाँ पे SUB मॉडल भी बोला जाता है। अब यहाँ देखिए, इस पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल का वर्किंग कैसे होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वही सारा चीज़ यहाँ लिखा गया। देखिए, यहाँ जो होता है पब्लिशर होता है, ये मैसेज ब्रोकर की सहायता से यहाँ पे प्रोवाइड करता है सर्विस को। तो इसका जो भी यहाँ पे आउटपुट आएगा उस आउटपुट के यहाँ पे सर्विस रिसीव करेंगे। पब्लिशर क्या करता है, मैसेज ब्रोकर की सहायता से यहाँ पे सर्विस को प्रोवाइड करता है। इसका जो भी आउटपुट आएगा एक ही समय में कई सारे यहाँ सब्सक्राइबर इसको रिसीव कर सकते हैं सर्विस को। तो वही सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। देखिए, पब्लिशर प्रोवाइड मैसेज टू दी मैसेज ब्रोकर यूजिंग दी पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल एंड सब्सक्राइबर इंडिकेट एंड देयर इंटरेस्ट, मतलब उनका जो भी यहाँ पे इंटरेस्ट होगा, नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, उसी मैसेज को ये रिसीव करेंगे। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है जो मैंने बताया कि यहाँ पे पब्लिशर क्या करता है, मैसेज ब्रोकर की सहायता से यहाँ पे सर्विस को प्रोवाइड करता है। सो दिस इज दी पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल। इसका वर्किंग कैसे होता है और इसका आर्किटेक्चर कैसे होता है और इसको पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल को क्यों डेवलप किया गया, वाई डेवलप पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल, तो इन सभी के बारे में मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग, इसके प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कई सारी होती हैं टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपका हो गया वर्चुअलाइजेशन, SOA हो गया, जो कि हमने पीछे पढ़ लिया। और यहाँ पर होता है यूटिलिटी कंप्यूटिंग होता है और वेब 2.0 होता है। ये सारी टेक्नोलॉजी क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करती हैं, लेकिन इन सभी टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका, वर्चुअलाइजेशन का। तो आप लिखेंगे इट हेल्प मेजर रोल इन द क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोसेस कंप्लीट। ठीक, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा रिसोर्स जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है फिजिकल रिसोर्स और एक होता है नॉन फिजिकल रिसोर्स या फिर वर्चुअल रिसोर्स। तो यहाँ जो होता है वर्चुअलाइजेशन, ये क्या करता है, ये फिजिकल रिसोर्स को यहाँ पे कई सारे वर्चुअल फॉर्म में क्रिएट करता है। यानी कि एक सिंगल रिसोर्स को, यहाँ देखिए, एक सिंगल फिजिकल इंस्टेंसेस को यहाँ पे मल्टीपल इंस्टेंस में क्रिएट करके कस्टमर को प्रोवाइड करता है। एक सिंगल फिजिकल रिसोर्स को मल्टीपल इंस्टेंस में क्रिएट करके कस्टमर को प्रोवाइड करता है। ठीक, अब इसका एग्जांपल लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, मैंने वही बताया कि वर्चुअलाइजेशन मतलब क्या होता है, वर्चुअल फॉर्म में रिसोर्स को या फिर वर्जन को, सर्विस को क्रिएट करना। जैसे कि आप हो गया सर्वर हो गया, मेमोरी हो गया, डेस्कटॉप हो गया, स्टोरेज हो गया, तो इन सभी को यहाँ पे कई सारे यहाँ पे वर्चुअल फॉर्म में क्रिएट करके यूजर को प्रोवाइड करना। देखिए ऐसे आप लोग नहीं समझेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक साइड में यहाँ पे है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, जो कि यहाँ पे सर्विस को प्रोवाइड करेगा, और यहाँ क्या है, क्लाइंट है। अगर मान लीजिए यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन ना होता तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास केवल यहाँ पे एक ही मेमोरी है,
एक ही यहाँ पे प्रोसेसर है और एक ही यहाँ पे नेटवर्क रिसोर्स है। तो आप यहाँ देखेंगे केवल यहाँ पे एक ही यूजर इस मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, इस प्रोसेसर को एक्सेस कर सकता है, इस नेटवर्क रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है, ओनली वन यूजर। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक ऐसे मैकेनिज्म को यहाँ पे यूज करेंगे जिसका नाम है वर्चुअलाइजेशन। ये क्या करता है, एक सिंगल रिसोर्स को कई सारे यहाँ पे मल्टीपल इंस्टेंस में क्रिएट करता है। M1 यानी कि मेमोरी 1, मेमोरी 2, मेमोरी 3। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे यूजर, यानी कि यहाँ पे यूजर 1, यूजर 2 और यहाँ पे यूजर 3, कई सारे यहाँ पे यूजर इस एक ही यानी कि एक सिंगल रिसोर्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया वर्चुअलाइजेशन। अब इस कंप्यूटर सिस्टम पे आप लोग जानते हैं कि एप्लीकेशन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हार्डवेयर होता है और यहाँ पे एडिशनल मेमोरी, प्रोसेसर, नेटवर्क होता है। तो इसका यूज़ किया जाता है वर्चुअलाइजेशन का, इसका कि सिंगल रिसोर्स को मल्टीपल इंस्टेंस में क्रिएट करके यूजर को प्रोवाइड करना। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज द हाइपरवाइजर। ये क्या होता है, इसको वर्चुअल मशीन मॉनिटर या फिर WMM भी बोला जाता है। यह जो है सॉफ्टवेयर का एक पीस होता है जो कि क्या करता है, देखिए इसका डायग्राम देखिए, यहाँ पे हार्डवेयर है और यहाँ पे हाइपरवाइजर है। मैंने क्या बताया अभी पीछे आपको इसमें कि एक ही यहाँ पे मेमोरी है, एक ही यहाँ पे प्रोसेसर है, तो इसको मल्टीपल इंस्टेंस में क्रिएट करके, यानी कि M1, M2 और यहाँ पे M3 में क्रिएट करके या फिर डिस्ट्रीब्यूट करके यूजर को प्रोवाइड किया जाता है। अब आप लोग यहाँ देखेंगे कि एक सिंगल रिसोर्स को यहाँ पे कई सारे मतलब मल्टीपल इंस्टेंस में क्रिएट किया जा रहा है, तो किसके थ्रू होगा, तो वो आपका होगा हाइपरवाइजर के थ्रू। इसके थ्रू सिंगल रिसोर्स को मल्टीपल इंस्टेंस में क्रिएट करके यूजर को प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि आप यहाँ लिखेंगे कि वर्चुअलाइजेशन में यहाँ पे यूज किया जाता है किसका, हाइपरवाइजर का यूज किया जाता है। किसके लिए, सिंगल रिसोर्स को एक सिंगल जो भी यहाँ पे होते हैं इंस्टेंस होती है उसको मल्टीपल इंस्टेंस में क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि हाइपरवाइजर अलाउ सिंगल होस्ट कंप्यूटर टू दी सपोर्ट मल्टीपल वर्चुअल मशीन। ये क्या करता है, मल्टीपल वर्चुअल मशीन में डिस्ट्रीब्यूट करता है। देखिए इस हार्डवेयर को यहाँ पे कई सारे यहाँ पे इसका बनाया मल्टीपल इंस्टेंसेस और यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर दिया। सो दिस इज दी हाइपरवाइजर। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए वर्चुअलाइजेशन के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो इसका पहला टाइप है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। इसमें आप लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट कि इसमें यूजर को हार्डवेयर रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है। ये आपका हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि इस वर्चुअलाइजेशन में जितने सारे होते हैं फिजिकल सर्वर होते हैं उनको क्लब करके एक वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट करके यूजर को प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि जितने सारे यहाँ होते हैं फिजिकल सर्वर होते हैं उन सभी को क्लब करके एक वर्चुअल मशीन में क्रिएट करके यूजर को प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ देखिए, जो आपने यहाँ पे वर्चुअल मशीन में क्रिएट किया ये आप किसकी सहायता से करेंगे, हाइपरवाइजर की सहायता से करेंगे। यानी कि हाइपरवाइजर की सहायता से वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपका हो गया हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। इसका यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट हाइपरवाइजर। ये क्या करता है, एक वर्चुअल मशीन में क्रिएट करता है। और यहाँ पे अगला इसका एग्जाम्पल है XEM। देखिए वही चीज़ जो मैंने बताया। अब यहाँ देखिए हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो इसका पहला टाइप है फुल। इसमें क्या होता है, इसमें जितने सारे होते हैं रिसोर्स होते हैं या फिर सर्विस होते हैं किसके पास, सर्विस प्रोवाइडर के पास, उन सभी को यानी कि जितने सारे होते हैं सर्वर होते हैं उन सभी को आपस में क्लब करके एक वर्चुअल फॉर्म में क्रिएट करके यूजर को प्रोवाइड किया जाता है ताकि यहाँ पे यूजर आसानी से सर्विस को एक्सेस कर पाए। तो ये आपका हो गया फुल। अब यहाँ देखिए पार्शियल क्या होता है। पार्शियल हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, इसमें जो है सेलेक्टिव सर्विस को यहाँ पे क्लब किया जाता है। यानी कि जो यहाँ पे सर्वर को, जो यहाँ पे क्लाइंट को, यूजर को नीड है, रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, केवल उन्हीं सर्विस को क्लब किया जाता है। केवल उन्हीं सर्विस को क्लब करके एक वर्चुअल मशीन में क्रिएट करके यूजर को प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, पार्शियल में लिमिटेड सर्विस को यहाँ पे क्लब किया जाता है या फिर यूजर को प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ देखिए अगला आपका है पैरा वर्चुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जितने सारे होते हैं वर्चुअलाइजेशन उसके पास क्या होता है, OS होता है। तो पैरा वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, इसमें OS होता है और इसी OS की सहायता से आप सिलेक्टिव फीचर को, सिलेक्टिव सर्विस को क्लब करके
क्लब करके एक सिंगल वर्चुअल मशीन में क्रिएट करके यूजर को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये आपका हो गया पैरा वर्चुअलाइजेशन। इसमें आप सहायता लेंगे किसका? ओएस का। इसकी सहायता से सर्विस को क्लब करके एक वर्चुअल मशीन में क्रिएट करके यूजर को प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ देखिए अगला आपका है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन एक नेटवर्क पे जितने सारे सर्विस अवेलेबल होते हैं उन सभी सर्विस को आपस में कन्वर्ट करके, आपस में क्लब करके एक वर्चुअल मशीन में, एक सिंगल वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट करके यूजर को प्रोवाइड किया जाता है। एक बार फिर से सुनिए मेरी बात को कि नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन क्या होता है कि एक नेटवर्क पे जितने सारे सर्विस अवेलेबल होते हैं तो उन सभी सर्विस को, जो भी नेटवर्क पे सर्विस होंगे उन सभी सर्विस को क्लब करके एक वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट करके यूजर को प्रोवाइड किया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का एग्जांपल हो गया वर्चुअल LAN, यानी कि VLAN। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। अब यहाँ देखिए इसके टाइप, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन के टाइप, पहला आपका होता है इंटरनल और दूसरा आपका होता है एक्सटर्नल। अब यहाँ देखते हैं कि इंटरनल वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। इंटरनल नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन इसमें क्या होता है कि इसमें एक सिंगल होता है सिस्टम होता है, इसमें एक सिंगल सिस्टम होता है और इस सिंगल सिस्टम से कई सारे होते हैं सर्वर, और जितने सारे सर्वर होते हैं कनेक्ट होते हैं तो विद इन सिस्टम यूजर को प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि एक सिस्टम के अंदर, और इसमें जो सिस्टम होता है वो सिंगल होता है, तो सिंगल सिस्टम से जितने सारे यहाँ सर्वर कनेक्ट होते हैं तो विद इन सिस्टम यूजर को प्रोवाइड किया जाता है। सो दिस इज दी इंटरनल नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। तो ये आपको हो गया इंटरनल नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। अब यहाँ देखिए एक्सटर्नल में क्या होता है, तो एक्सटर्नल में इसमें मल्टीपल नेटवर्क और प्लस मल्टीपल सिस्टम, ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। अब इससे जितने सारे होते हैं सर्वर, उन सभी सर्वर को आपस में क्लब करके एक सिंगल वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट करके यूजर को प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लिखेंगे एक्सटर्नल में एक से ज़्यादा सिस्टम होता है, यानी कि मल्टीपल सिस्टम होता है और मल्टीपल नेटवर्क होता है। तो इससे जितने सारे होते हैं सर्वर ज्वाइंट होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो उनको आपस में क्लब करके एक वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट करके यूजर को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये आपका हो गया एक्सटर्नल नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। अब यहाँ देखिए अगला आपका है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें कई सारे स्टोरेज डिवाइस को, इसमें कई सारे फिजिकल स्टोरेज डिवाइस को आपस में क्लब करके एक वर्चुअल मशीन को, देखिए कई सारे फिजिकल स्टोरेज डिवाइस को आपस में क्लब करके एक वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट करके यूजर को प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आसानी से यूजर रिक्वेस्ट करके उसको यहाँ पे एक्सेस कर पाए। तो अगर आपको यहाँ पे बेनिफिट लिखना है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन में, तो आप लिखेंगे कि इसमें अलग अलग डिवाइस के लिए यहाँ पे वर्चुअल मशीन क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि इससे यहाँ पे कास्ट कम लगेगा और यहाँ पे टाइम भी बहुत कम लगेगा। तो आप लिखेंगे कि स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन की सहायता से जितने सारे डिवाइस होते हैं उन सभी डिवाइस का केवल यहाँ पे एक ही वर्चुअल मशीन होता है और यहाँ पे यूजर को एक्सेस किया जाता है। सो दिस इज दी स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। देखिए इसका बेनिफिट हो गया कि फॉर ऑल डिवाइस क्रिएट ओनली वन वर्चुअल मशीन। अब यहाँ देखिए कि स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का यहाँ पे टाइप कौन कौन सा होता है, तो आपका हो गया ब्लॉक, और ये आपका पहला हो गया, और दूसरा इसका टाइप है फाइल वर्चुअलाइजेशन। तो ब्लॉक में क्या होता है, ब्लॉक में कई सारे ब्लॉक को, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, फिर ब्लॉक 3, इनको आपस में क्लब करके एक सिंगल बनाया जाता है, एक सिंगल स्टोरेज एरिया अवेलेबल कराया जाता है। मतलब कि ये जितने सारे होते हैं ब्लॉक, इन सभी ब्लॉक को आपस में क्लब करके एक सिंगल ब्लॉक स्टोरेज एरिया प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू यहाँ पे यूजर रिसोर्स को एक्सेस कर पाएगा आसान तरीके से। तो ये आपका हो गया ब्लॉक हो गया। अब यहाँ देखिए दूसरा आपका है फाइल वर्चुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि एक सिस्टम के अंदर यहाँ पे होते हैं कई सारे फाइल अवेलेबल होते हैं, तो इन सभी को आपस में क्लब करके एक सिंगल फाइल सिस्टम बनाया जाता है, और इसको यहाँ पे यूजर को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये आपका हो गया फाइल वर्चुअलाइजेशन हो गया। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए वर्चुअलाइजेशन का अगला टाइप वो है मेमोरी वर्चुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जितने सारे होते हैं फिजिकल मेमोरी होती है, तो उन सभी फिजिकल मेमोरी को आपस में क्लब करके या फिर एग्रीगेट करके एक सिंगल मेमोरी पूल में या फिर वर्चुअल मेमोरी में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर जो है यूजर को प्रोवाइड किया जाता है।
ताकि यूजर आसान तरीके से इस मेमोरी पे डेटा को स्टोर कर पाए किसी सर्विस के लिए, किसी सर्वर के लिए। तो ये आपका हो गया मेमोरी वर्चुअलाइजेशन हो गया। अब यहाँ देखिए सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? आपके सिस्टम पे ये आपका सिस्टम है, इस सिस्टम पे ऑलरेडी एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ओएस यहाँ पे रन कर रही है, लेकिन अपने सिस्टम पे आप यहाँ पे एक्स्ट्रा ओएस को रन कराना चाहते हैं तो आप सहायता लेंगे किसका? सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन की। यानी कि ऑलरेडी एक सिस्टम, ऑलरेडी एक ओएस यहाँ पे रन कर रही है और आप यहाँ पे एक से ज़्यादा ओएस को रन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सहायता लेंगे किसका? सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन की। ये क्या करता है? ये एक से ज़्यादा वर्चुअल इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है। कहने मतलब क्या है कि आपके सिस्टम पे यहाँ दिया गया है वर्चुअल इन्वायरमेंट। इस वर्चुअल इन्वायरमेंट मतलब क्या है कि आपके सिस्टम पे मान लीजिए विंडोज़ ऑलरेडी यहाँ पे रन हो रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे एंड्रॉयड भी रन कराना चाहते हो सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? WMWare सॉफ्टवेयर और दूसरा यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स। तो इस सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन का क्या है? एग्जाम्पल है। अब यहाँ देखिए वर्चुअलाइजेशन का अगला टाइप वो है डेटा वर्चुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है? मल्टीपल सोर्स से सर्विस को या फिर डेटा को आपस में क्लब करके एक पर्टिकुलर लोकेशन पे यूजर को प्रोवाइड करना, तो ये आपको हो गया डेटा वर्चुअलाइजेशन। अब यहाँ देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ हो गया ई कॉमर्स हो गया और यहाँ पे वेब पोर्टल हो गया। तो ये दोनों एग्जाम्पल है किसके? डेटा वर्चुअलाइजेशन के। अब यहाँ देखिए डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? तो सबसे पहले इसका आप लोग डायग्राम देखिए कि जितने सारे यहाँ डिवाइस हैं उन सभी डिवाइस का कॉलोनी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर करना, ताकि यूजर किसी भी डिवाइस से कहीं भी यानी किसी भी लोकेशन से इस सर्विस को एक्सेस कर पाए। तो ये आपको हो गया डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। कहने मतलब यही है कि अगर मान लीजिए यूजर अपने सिस्टम को भूल जाता है, अपने डिवाइस को घर भूल जाता है, तो किसी अदर डिवाइस में लॉगिन करके उस सर्विस को एक्सेस कर पाएगा। तो ये आपको हो गया डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। तो मैंने क्या बताया कि जितने सारे यहाँ डिवाइस हैं वो सभी डिवाइस का कॉलोनी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर किया जाता है। तो इस स्टोर करने के लिए यहाँ पे टूल होता है, जैसे कि यहाँ पे टूल हो गया साइट्रिक्स सिस्टम और यहाँ पे XEN डेस्कटॉप हो गया। सो दिस इज दी डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन हो गया। तो आज आपका पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट 2 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका और ये आपका है पार्ट नंबर 2 लेक्चर। तो आज के लिए बस इतना ही।